बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Dear students, welcome to STEP Anti-Test class. I am your math teacher, Professor शाहिद बशीर। Students, आज के लेक्चर नंबर 35 में हम एक्सरसाइज 6.6, 6.7 और 6.9 कवर करेंगे और ये तीनों एक्सरसाइजेज हमारी सेकेंडरी की बुक को बिलोंग करती हैं। तो चले आएँ बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़े हैं वो हाइपरबोला का टॉपिक है। हाइपरबोला की डेफिनेशन ये है कि हाइपरबोला ऐसे तमाम पॉइंट से मिलकर बनता है जिन पॉइंट्स का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस सेम होता है। ये जो शेप है ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है और ये डेफिनेशन को अगर पूरा कर रही है तो होगा ये कि इसके कर्व पर आप कोई भी पॉइंट पी ले लें तो इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से और इस दूसरे फिक्स पॉइंट से हम डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए कि ये पॉइंट पी है तो इस पॉइंट पी का पहले फिक्स पॉइंट जिसको हम फोकस कहते हैं उससे डिस्टेंस निकालेंगे और फिर इस पॉइंट का हम दूसरे फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे और इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। ये जो डिफरेंस है ये किसी कांस्टेंट के बराबर आता है, वो कांस्टेंट हम 2a अज्यूम करते हैं तो तब हम कहते हैं कि ये इक्वेशन हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि हाइपरबोला इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हम 2a अज्यूम करते हैं तो तब इसकी इक्वेशन x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1 बनती है। इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। वो पॉइंट्स जो हमने फिक्स किए थे इस हाइपरबोला को डिफाइन करने के लिए उनको हम फोकाई कहते हैं। फोकाई के मिड में जो पॉइंट होता है उसको सेंटर ऑफ हाइपरबोला कहा जाता है और दोनों फोकाई से गुजरती हुई लाइन ट्रांसवर्स एक्सिस फॉर दिस हाइपरबोला रिप्रेजेंट होती है और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो कि सेंटर से पास करती है ये वो लाइन है, इसको हम कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। मोर ओवर स्टूडेंट्स, आप नोट कीजिए कि हाइपरबोला का जो कर्व है इसकी जो दोनों ब्रांचेज हैं ये अपने ट्रांसवर्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे मीट कर रही हैं। ये देखिए, ये इसका जो कर्व है ये ट्रांसवर्स एक्सिस को पॉइंट ए पे मीट कर रहा है और ये जो ब्रांच है ये इस ट्रांसवर्स एक्सिस को ए डैश पे मीट कर रही है। ये दोनों पॉइंट्स इसके वर्टिसेस कहलाते हैं। वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला आर द पॉइंट्स वेयर द कर्व मीट्स इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस। और आप नोट कीजिए कि ये जो कर्व है ये अपने कॉन्जुगेट एक्सिस को मीट नहीं कर रहा। बहरहाल अब हम कुछ वैल्यूज असाइन करते हैं। सेंटर से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो c अज्यूम किया जाता है तो तभी सेंटर ओरिजिन पर होने की वजह से, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम सेंटर ओरिजिन पे लेते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये c है तो इसके कोऑर्डिनेट c,0 बनेंगे और लेफ्ट साइड पे क्योंकि डायरेक्टेड डिस्टेंस माइनस c होगा तो इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स माइनस c,0 बनेंगे। मिड पॉइंट ओब्वियसली ओरिजिन होने की वजह से 0,0 होगा। फर्दर स्टूडेंट्स ये देखिए कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसमें हम रिलेशन डिफाइन करेंगे c, a और b में। देखिए, ये जो इक्वेशन हमने डिफाइन की थी इसमें a इन्वॉल्व हो गया इसकी डेफिनेशन से, जहां हमने कहा था कि ऐसे सारे पॉइंट जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस सेम होता है, वो सेम नंबर हमने 2a लिया था। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन जो जनरेट हुई है उसमें इस a ने रोल पे किया। बहरहाल अब हम वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए करेंगे ये, क्योंकि ये वर्टिसेस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो यहाँ y 0 होना चाहिए। आप जब यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू प्लस a और माइनस a आती है तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। ये कोऑर्डिनेट a,0 आएगा और ये कोऑर्डिनेट माइनस a,0 आएगा। फर्दर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर x को 0 पुट करते हैं तो यहाँ y की वैल्यू देखिए क्या आती है, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर और जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस b आयोटा आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप देखिए कि जब हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू में आयोटा इसलिए आया क्योंकि ये जो कर्व है ये अपने कॉन्जुगेट एक्सिस को मीट ही नहीं कर रहा। रियलिटी में मीट नहीं कर रहा, इमेजिनरी हमारे पास लाइंस आ गई जहां वो मीट कर रहा है। बहरहाल हम यहाँ से दो पॉइंट्स लेते हैं, एक नंबर 0,b और ये दोनों रियल पॉइंट्स हैं और एक नंबर 0,-b। ये 0,b और 0,-b जो है ये हमारे कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे और जो सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ है वो 0,0 से 0,b तक की जो लेंथ है वो b बनेगी। बहरहाल यहाँ जहां हमने तीन क्वांटिटीज पे बात कर ली a, b और c, तो इनके दरमियान रिलेशन देखते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिए कि हाइपरबोला की इस स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए c स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के और एसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए जो हम रेशो इस्तेमाल करते हैं वो c ओवर a होती है और हाइपरबोला के लिए c ओवर a ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और आप यहाँ नोट कीजिए कि सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये c है और इसके पीछे ये जो डिस्टेंस है वो a है। ऑब्वियस सी बात है कि जो c की वैल्यू होगी वो a से बड़ी होगी
और ऊपर वाला नंबर बड़ा होने की वजह से हम कहते हैं कि इसकी एसेंट्रिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 है। स्टूडेंट्स, हमने हाइपरबोला की डेफिनेशन पढ़ी, जहां पर हाइपरबोला की ये दोनों ब्रांचेस को जनरेट करने के लिए हमने 2 पॉइंट को फिक्स किया। तो ऐसे सारे पॉइंट्स जिसका दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस सेम आए, उसने एक कर्व जनरेट कर दिया। एक और डेफिनेशन भी है कि हम एक लाइन और एक पॉइंट को फिक्स करके भी ये कर्व जनरेट कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला कहते हैं और ये फिक्स पॉइंट होगा। इसी तरह से ये डायरेक्ट्रिक्स और फिक्स पॉइंट सपोज करते हुए भी हम इस हाइपरबोला की दोनों ब्रांचेस को जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो लाइंस आपको डैश फॉर्म में नजर आ रही हैं, ये लाइन इसके डायरेक्ट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। आगे जाके हम इनके कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, उसमें हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। बहरहाल अब ये जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1, और इनमें a, b और c में जो रिलेशन है वो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। एसेंट्रिसिटी c ओवर a है, और क्योंकि c की वैल्यू a से बड़ी है तो इसका आंसर ग्रेटर देन 1 आता है। स्टूडेंट्स, अब हम ये याद रखेंगे कि हमने a, b और c को ज्वाइन किया है या कनेक्ट किया है किसके साथ? वर्टिसेस जो हैं वो प्लस माइनस a, 0 हैं, फोकाई प्लस माइनस c, 0 हैं, और को वर्टिसेस क्योंकि यहाँ पर हमने जो डिफाइन किए हैं वो 0, प्लस माइनस b हैं, जो कॉन्जुगेट एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोकाई के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 2c होगा, दोनों वर्टिसेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 2a होगा, और जो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है वो 2b होगी। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों को वर्टिसेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो भी 2b होगा। अब यहां पर आ जाइए, जब हमने ये कहा कि दोनों वर्टिसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2a है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी लेंथ भी 2a के इक्वल है। फर्दर स्टूडेंट्स, ये तीनों चीजें पढ़ने के बाद कि a, b और c किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कैसे ये हाइपरबोला के डिफरेंट एलिमेंट्स के पॉइंट्स को जनरेट करते हैं, और ये रिलेशन भी हमने पढ़ लिया कि c स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने लगे हैं। ये पॉइंट्स आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जो आपके सामने लिखी हुई है, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। अगर माइनस जो है वो x स्क्वायर के साथ आ जाए, मतलब ये कि y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वो वर्टिकल हाइपरबोला हो जाएगा। तो हम माइनस साइन को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। यहाँ क्योंकि माइनस वाई स्क्वायर के साथ आ रहा है तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है इसीलिए ये हॉरिजॉन्टल है। और अगर ये वर्टिकल होता तो वहां पर हम देखते कि पॉजिटिव साइन किसके साथ आ रहा है, या ये देखा जा सकता है नेगेटिव किसके साथ आ रहा है। बहरहाल यहाँ मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो हाइपरबोला है वर्टिकल इसलिए है क्योंकि वाई स्क्वायर के साथ पॉजिटिव कोफिशिएंट आ रहा है। इसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं, जो आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां कहा जा रहा है कि नोट दैट a इज लेस देन b और a इक्वल टू b और a ग्रेटर देन b। ये दो नंबर्स के लिए ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है, बिकम्स मीनिंगलेस इन हाइपरबोला। यानी हाइपरबोला में हम इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि a b से बड़ा है या छोटा है। एलिप्स पे हम होते हैं। एलिप्स का हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होना डिपेंड करता है कि बड़ा नंबर किस वेरिएबल के नीचे आ रहा है, और हमने a को b से ग्रेटर अज्यूम किया था। यहां पर ये चीज मीनिंगलेस होगी। आपको जो हाइपरबोला डिफाइन किया गया है वो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की फॉर्म में होगा। ए बी से बड़ा है या बी ए से छोटा है, ये डिसाइड नहीं करेगा कि ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल हाइपरबोला है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यहां वो कह रहा है कि सी बराबर होता है ए ई के। तो ये रिजल्ट यहां से निकला है जैसे हमने एसेंट्रिसिटी को इस रेशियो से डिफाइन किया था और कहा था ग्रेटर देन 1 है। तो इस इक्वेशन में से अगर आप सी की वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू ए ई आती है। और इसके बाद अगले पॉइंट में वो कह रहा है कि एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है, उस पर हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सी ओवर ए ग्रेटर देन 1, ये बात भी हम कर चुके हैं। और यहाँ से फर्दर रिजल्ट्स हैं कि सी जो है वो ए से बड़ा होगा और सी जो है वो बी से भी बड़ा होगा। देखें यहाँ से हमें रिजल्ट तो मिल गया कि सी इज ग्रेटर देन ए। तो जब आप इस इक्वेशन को एनालाइज करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जो सी है वो बी से भी बड़ा होगा, अदरवाइज यहाँ पे इमेजिनरी सी की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट में वो कहता है कि ई इज इक्वल टू square root 1 plus b square over a square where a square is the denominator of the term with positive sign। स्टूडेंट्स, एसेंट्रिसिटी से रेलिवेंट सवाल एंट्री टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हमें एसेंट्रिसिटी का सवाल पूछा जाए तो एक तो हमने ये एक्सप्रेशन पढ़ा c ओवर a, हम a और c की वैल्यूज पुट करके एसेंट्रिसिटी फाइंड कर लेंगे। लेकिन समटाइम्स हमें c नहीं पता होता और a और b की वैल्यूज पता होती हैं। तो ये जो फॉर्मूला आप अपने सामने देख रहे हैं इसमें a और b आ रहा है,
तो अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन हो, जो डाटा गिवन हो, उसमें ए और बी आ रहा हो, तो एसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, स्क्वायर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जैसे देखें एक्स स्क्वायर के साथ ये जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है ये ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि पॉजिटिव जो टर्म होगी उसका कोएफिशिएंट हम ए स्क्वायर लेंगे। ये एग्जांपल देख लीजिए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्म है, तो पॉजिटिव टर्म में इसका मतलब है ए स्क्वायर हम 16 कंसीडर करेंगे और बी स्क्वायर को हम 9 कंसीडर करेंगे। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस पॉइंट में वो कहता है जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट 0,0 हैं। तो जब मैंने स्टार्ट में आपको थोड़ा सा एनालाइज करवाया इस हाइपरबोला को, तो मैंने आपको कहा था कि फोकाई का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर हम ओरिजिन पे लेते हैं, तो तभी इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे। और इसके बाद अगले पॉइंट में वो कहता है कि ए स्क्वायर इज द डिनोमिनेटर ऑफ टर्म इन्वॉल्विंग पॉजिटिव साइन। ये बात भी हम इस एक्सप्लेनेशन में पहले ही कर चुके हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वहाँ ये कहा जा रहा है कि फोकाई लाई ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस। तो हमने ट्रांसवर्स एक्सिस को डिफाइन ही ऐसे किया था कि ये ऐसी लाइन है जो दोनों फोकाई से पास कर रही है। तो अगर ये लाइन फोकाई से पास कर रही है तो फोकाई ट्रांसवर्स एक्सिस पर लाई करेंगे। इसके बाद वो कहता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इस स्टैंडर्ड फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो ये तो एक्स एक्सिस हुई, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0। इसका मतलब है कि इसकी इक्वेशन y = 0 हो जाएगी। मैंने यहाँ पर एक और स्टैंडर्ड फॉर्म आपसे डिस्कस किया, लेकिन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इसका सेंटर है वो पॉइंट 1, -1 पर है, तो हम इसके साथ भी कंपैरिजन करते हैं। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए तो हमने देख लिया कि इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन y = 0 होगी, लेकिन अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखी हो और आपने ट्रांसवर्स एक्सिस बताना हो, तो इस सवाल में y वेरिएबल टर्म y+1 है, तो आप y+1 को 0 पुट कर देंगे, तो ये जो लाइन बनेगी ये इस हाइपरबोला के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसमें वो कहता है कि A' आर वर्टिसेस या पॉइंट्स वेयर ट्रांसवर्स एक्सिस मीट हाइपरबोला। तो ये भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि ये जो दोनों ब्रांचेस हैं ये अपने ट्रांसवर्स एक्सिस को जिन दो पॉइंट्स पे मीट कर रही हैं वो वर्टिसेस हैं, और ये वर्टिसेस क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो हमने यहाँ y को 0 पुट करके इनकी वैल्यूज निकाली थी, तो ये कोऑर्डिनेट a,0 और -a,0 आए। इसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोनों वर्टिसेस के दरमियान जो लेंथ है वो 2a है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये डिस्टेंस 2a के बराबर होगा। और इसके बाद अगले पॉइंट में वो कहता है कि o से a तक का जो डिस्टेंस है वो a के बराबर है। तो ऑब्वियसली किसी एक डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये जो सेंटर है जिसको हम ओरिजिन भी कंसीडर कर रहे हैं, इसका यहां से डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस भी a है और ये डिस्टेंस भी a होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहां वो हाइपरबोला की डेफिनेशन पे बात कर रहा है। ये डेफिनेशन जो मैंने यहां लिखी थी कि हाइपरबोला के कर्व पर कोई भी पॉइंट लें तो वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा कि इस पॉइंट का दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2a के इक्वल होगी। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है कि T1, T2 और T3, T4 रिप्रेजेंट टेंजेंट्स एट वर्टिसेस। यहाँ पर ये लाइन मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी एग्जिस्ट करेंगी। ये पॉइंट वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स पर जो टेंजेंट लाइन होगी वो ये लाइन होगी जो कि वर्टिकल लाइन होगी, और इस वर्टेक्स पे भी जो टेंजेंट लाइन होगी वो वर्टिकल लाइन होगी। और ये लाइन फाइंड करने का स्टूडेंट्स तरीका ये होता है कि देखें इस पॉइंट पर आपने लाइन फाइंड करनी है, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर है, तो जब आप एक्स एक्सिस पे लाई करने की वजह से y को 0 पुट करेंगे तो आपके पास दो वैल्यूज आती हैं x = +-a। ये दोनों वर्टिकल लाइन है, क्योंकि किसी इक्वेशन में अगर वेरिएबल x आ रहा हो तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है। दोनों लाइंस जो हैं वो इन वर्टिसेस पर इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़े हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइपरबोला को जनरेट करने के लिए या तो हम दो पॉइंट फिक्स करके भी इसकी इक्वेशन बना सकते हैं, इसका कर्व बना सकते हैं, या एक पॉइंट और एक लाइन फिक्स करके भी इसको जनरेट कर सकते हैं। अगर हम एक लाइन फिक्स करते हैं तो उस सूरत में यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स इन्वॉल्व हो जाएगा, और डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन आपको बताई जा रही है वो इक्वेशन लिखी हुई है x = +-c/e²। तो देखें यहाँ पर तीन इक्वेशन लिखी हुई हैं, x = +-c/e², और एक और एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है x = +-a/e। यहाँ c की ये वाली वैल्यू पुट कर दी गई है जो ae आई थी, तो ae पुट करेंगे तो e कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। और एक और एक्सप्रेशन यहाँ पे बताया जा रहा है +-a/e, और e की जगह उसने वैल्यू पुट कर दी है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा a² + b²। अगर e की वैल्यू आप यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन भी आएगा। हमने कौन सा एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है ये डिपेंड करेगा कि हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। अगर हमें वो सवाल में c और e की वैल्यूज बताने के बाद डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन पूछता है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। अगर हमें a और e पता है तो ये फॉर्मूला सूट करेगा, और अगर हमें a और b पता है जो कि यूजुअली
हमें गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म से ये दोनों ही इंफॉर्मेशन मिलती हैं, तो फिर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए उसकी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें एक हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो सबसे पहले इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है और सी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेने के बाद ए बी सी की जो लेंथ्स हैं वो 4, 3 और 5 बन गई। अब आप ये देखें कि अगर हमें इसके डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन फाइंड करनी है तो हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन इन फॉर्मूलाज के लिए हमें ई फाइंड करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हमें सूट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि x इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जिसमें फोकाई की वो बात कर रहा है। यहाँ वो कहता है कि f और f डैश ये दोनों फोकाई को रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि हमने सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस c एज्यूम किया था, तो इसके कोऑर्डिनेट c, 0 बनेंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस c, 0 बनेंगे। इसी सवाल के लिए देखिए कि अगर वो कहता है कि इसके फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो स्टूडेंट c तो हम निकाल चुके हैं, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए प्लस माइनस c, 0, और अगर ये वर्टिकल हाइपरबोला होता तो कोऑर्डिनेट्स हो जाते 0, प्लस माइनस c। लेकिन हमारे सवाल में जो x इस्तेमाल हो रहा है वो ये है, तो हम लिखेंगे जो x है वो बराबर होगा प्लस माइनस c के, और जो y होगा यानी कि y प्लस 1 वो बराबर होगा इसकी अगली वैल्यू के जो कि 0 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें x माइनस 1 की वैल्यू c पुट करने के बाद यानी कि 5 पुट करने के बाद प्लस माइनस 5 आ जाएगी, और अगर आप x निकालना चाहते हैं तो आप इसको प्लस कर दीजिए, 1 प्लस माइनस 5 बन जाएगा। एक दफा प्लस कीजिए तो 6 आंसर आया, और एक दफा आप माइनस करेंगे तो 1 माइनस 5 आंसर -4 आएगा। यहां से जो y की वैल्यू निकलती है वो -1 निकलती है, ये दोनों के साथ मिला दीजिए ताकि हमारा पॉइंट कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये इसके फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपने देखा कि फोकाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें c चाहिए था, c हमने a और b से निकाल लिया, और इसके बाद फोकाई के कोऑर्डिनेट्स जो थे वो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिए थे तो x और y थे, x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस। लेकिन हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें जो x इस्तेमाल हो रहा है वो x माइनस 1 है, तो तभी मैंने x माइनस 1 को प्लस माइनस c के इक्वल लिख दिया और y प्लस 1 को 0 के इक्वल लिखा, और यहाँ से ये हमने डाटा फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट जब हमने फोकाई के दोनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए तो इनको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। फोकाई का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, तो आप इसका मिड पॉइंट फाइंड कीजिए। देखें 6 माइनस 4 2, 2 ओवर 2 1, तो आप ये देखें कि यहाँ इसका जो सेंटर बन रहा है वो 1, -1 बन रहा है, और हमारा सेंटर भी 1, -1 आएगा। एब्सिसा हम चेक कर चुके हैं, ऑर्डिनेट चेक कीजिए, -1, -1, -2 डिवाइडेड बाय 2, -1। तो आपने देखा इन दोनों का मिड पॉइंट सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्दर आप इस तरह भी वेरीफाई कर सकते थे कि दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2c होता है, तो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर 10 आएगा और c की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो यहां से भी वेरीफाई हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि फोकाई फाइंड करने के लिए सवाल को हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं या वेरीफाई भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको बता दिया, और वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया कि फर्ज करें आपके पास 4 ऑप्शन लिखी हुई हैं और वो कहते हैं इनमें से कौन से ऑप्शन में जो पेयर गिवन है वो फोकाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप फोकाई का मिड पॉइंट चेक कर लीजिए, वो सेंटर के बराबर होना चाहिए। आप फोकाई के दरमियान डिस्टेंस निकालें तो वो 2c के बराबर होना चाहिए, वहां जो c की वैल्यू होगी वो आप मैच करके देख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इसमें वो कहता है कि दोनों फोकाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 2c होता है। ये हम बात बार बार कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वो 2c को इस फॉर्म में लिख रहा है कि c की जगह वो स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख रहा है, तो ऑब्वियसली इस फॉर्मूले पे हम c पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारे पास a और b की वैल्यूज होंगी, तो डायरेक्ट पुट करके भी हम इसका जो फोकाई है उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एज डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो आपने इसको याद रखना होगा। और इसका c की जगह अगर हम a e की वैल्यू पुट करें तो ये एक्सप्रेशन 2a e के इक्वल भी लिखा जा सकता है, ये भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सारे फॉर्मूलाज इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए डिड्यूस भी होते हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि b' b इज कॉन्जुगेट एक्सिस, जो इसको डिफाइन करते हुए मैंने आपको बताया था कि ये जो है इसके कॉन्जुगेट एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद वो कह रहा है कि इसकी इक्वेशन x इक्वल टू 0 होती है, तो ऑब्वियस ही बात है क्योंकि ये y एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन x इक्वल टू 0 होगी। अगले पॉइंट में वो इसके कोवर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बता रहा है, जिस पर हम पहली बात कर चुके हैं कि 0, b और 0, -b होते हैं। और नेक्स्ट वो कह रहा है कि o से b तक का जो डिस्टेंस है और o से b' तक का जो डिस्टेंस है वो b के बराबर होगा, तो ये भी ऑब्वियस है। देखें ये सेंटर o है और o से b तक का डिस्टेंस इस पॉइंट से आपको पता चल रहा है कि ये b होगा और ये भी b हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर वो कहता है द टेंजेंट एट कोवर्टिसेस, तो देखें यहाँ तो हमने जब हाइपरबोला की इस ब्रांच की बात की थी तो यहाँ इसको टच करती लाइन एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ इसकी ब्रांच आ ही नहीं रही तो लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कोवर्टिसेस पर जो इसके टेंजेंट्स होंगे वो डेफिनेटली इमेजिनरी होंगे, तो उनकी इक्वेशन बताई जा रही है y इक्वल टू प्लस माइनस b आयोटा।
फर्दर वो कहता है कि एन डैश एन और एल डैश एल जो है वो लेट्रा रेक्टा को रिप्रेजेंट करता है। ये लेटेस्ट रेक्टम की प्लूरल है। तो ये लाइन होती है जो फोकस से पास करती है, इसको हम सेगमेंट कहते हैं, और ये लेटेस्ट रेक्टम को रिप्रेजेंट करती है और ये भी इसका लेटेस्ट रेक्टम है। और यहां पर वो हमें बता रहा है कि ये दोनों जो हैं ये लेट्रा रेक्टा कहलाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि इसकी इक्वेशन क्या होती है। इसकी इक्वेशन में आप ये देखें कि ये क्योंकि वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन में x आएगा। अब x इक्वल टू क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि ओरिजिन से कितने डायरेक्टेड डिस्टेंस पर है। तो ये जो लाइन है आप जानते हैं कि ये डिस्टेंस c है, तभी तो हमने इस फोकस के कोऑर्डिनेट c,0 लिखे थे। तो इसका मतलब है इसकी इक्वेशन c आ जाएगी। और अगर आप इस लाइन की बात करेंगे तो इसका क्योंकि डायरेक्टेड डिस्टेंस -c है और वर्टिकल लाइन है तो इसकी इक्वेशन x इक्वल टू -c आ जाएगी। तो इसको कंबाइन करके हम x इक्वल टू +-c लिख सकते हैं और c की वैल्यू ae होती है। तो जब आप वो वैल्यू पुट कर दें तो इसको हम x इक्वल टू +-ae भी कह सकते हैं और ये इसके लेट्रा रेक्टा की इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद वो बात कर रहा है एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। आप इस लेटेस्ट रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज देखिए, ये n और n डैश होंगी और इस लेटेस्ट रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज को हमने l और l डैश से रिप्रेजेंट किया। और इसके बारे में हम आपको फर्दर आगे अगले पॉइंट में ये बता रहे हैं कि इसकी एक्सट्रीमिटीज के कोऑर्डिनेट्स भी आप फाइंड कर सकते हैं। आप नोट कीजिए कि l डैश, l, n डैश और n के जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखे गए हैं स्टूडेंट्स, इन कोऑर्डिनेट्स में a, b और c इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन हो तो यहाँ से हम a, b और c की वैल्यूज निकाल सकते हैं और ये वैल्यूज पुट करने के बाद ये कोऑर्डिनेट्स हम बता सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर ओरिजिन पर ना हो तो जो कोऑर्डिनेट्स आप निकालेंगे, फर्ज करें वो 1,2 आ रहे हैं तो x-1 की वैल्यू 1 और y+1 की वैल्यू 2 लिखकर आप उसको फाइनली स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज में ट्रांसलेट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस पॉइंट में वो कहता है कि द लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम इज 2b² a। एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके दो लेटरा रेक्टा हैं और हर एक की जो लेंथ है वो 2b² a होती है और ये लेंथ भी स्टूडेंट्स डिपेंडेंट है a और b पर। जो हमें इक्वेशन गिवन होगी वहां से हम a और b की वैल्यू निकाल लिया करेंगे और जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। मसलन इस सवाल के लिए अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं 2b² a का तो आप ये देखिए कि आपके पास b की वैल्यू जो है 3 थी तो b² की वैल्यू 9 हो जाएगी और a की वैल्यू जो है वो आपने 4 निकाली थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ कैंसिल करें तो इसका आंसर 9/2 आ रहा है। तो इसके जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है वो 9/2 है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो अगला पॉइंट है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन से रेलेवेंट है। x इक्वल टू a सेकेंड थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा, ये हम सेकेंड ईयर की बुक में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा जब हमने पहले भी टॉपिक्स पढ़े हैं तो वहाँ भी हम सीख चुके हैं कि x इक्वल टू a सेकेंड थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा ये हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। यहाँ जो पैरामीटर इन्वॉल्व हो रहा है वो एंगल थीटा है। इसके बाद जो इक्वेशन बताई जा रही है वो है x इक्वल टू a टाइम्स 1 + t² ओवर 1 - t² एंड y इक्वल टू 2bt ओवर 1 - t²। ये भी हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइपरबोला का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर हाइपरबोला में जो a² और b² इस्तेमाल हो रहे हैं ये बराबर हो जाएं तो वो जो हाइपरबोला बनता है वो जो इसका स्पेशल केस है उसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। तो जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रेलेवेंट तो आप b² को a² के इक्वल लिखकर अपने वैल्यू को जो है वो अपने क्वेश्चन को वैल्यूएट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि b² a² के बराबर होता है तो स्टूडेंट्स अगर b² की जगह आप a² पुट कर दें तो नोट कीजिए कि यहाँ से जो c² की वैल्यू आएगी वो 2a² आएगी। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए तो c की वैल्यू √2a आएगी और अगर मुझे एसेंट्रिसिटी निकालनी हो जो c/a होती है तो देखें c/a की वैल्यू √2 आती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिए कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है इसकी एसेंट्रिसिटी √2 के इक्वल होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जहां पे हमें कहा जा रहा है कि अगर p कोई पॉइंट हो हाइपरबोला के कर्व के ऊपर तो जो पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस होगा वो a - ex और जो दूसरे फोकस से डिस्टेंस होगा वो a + ex होगा। देखें स्टूडेंट्स x तो कोऑर्डिनेट होगा जिस पॉइंट का हमने डिस्टेंस निकालना है। फर्ज करें ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का x हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें बता रहा है कि p का अगर आपने f' से डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे a - ex। ये a और e तो हमें यहां से पता चल जाएगा और x कहां से पता चलेगा, इसके एब्सिसा से। तो वो वैल्यू पुट करके हम डायरेक्ट ये डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये दो एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है और आप इनको याद रखेंगे। हाइपरबोला इज सेंट्रल सिमेट्रिक। आप ये देखिए कि अगर मैं इस इक्वेशन में x को -x से रिप्लेस करूं इसमें कोई चेंज नहीं आती, इसका मतलब है ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अगर हम y को -y से रिप्लेस करते हैं तो कोई चेंज नहीं आती, तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है।
और ये ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, क्योंकि जब आप x को -x और y को -y से रिप्लेस करते हैं तो इक्वेशन सेम रहती है। आप ग्राफिकली देखिए कि y एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं तो कर्व सेम होगा, x एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर दीजिए तो सेम होगा, और अगर 180 पे रोटेट कर देंगे तो तब भी सेम होगा, यानी कि सिमेट्रीज इसमें तीनों केसेस में होल्ड कर रही हैं। फर्दर ये देखें कि जो इसका कॉन्जुगेट एक्सिस है उसका मिड पॉइंट जो है वो सेंटर है, और इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसका मिड पॉइंट भी सेंटर है, तभी हम इसको कहते हैं कि हाइपरबोला इज सेंट्रल सिमेट्रिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ये भी एक टॉपिक बेस्ड सवाल बनता है। हमारी बुक में कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जिक्र तो नहीं है, लेकिन याद रखें कि हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इक्वल टू 1, अगर राइट साइड पे 1 को -1 से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनता है। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला और एक्चुअल हाइपरबोला में जो एसेंट्रिसिटीज होती हैं स्टूडेंट्स, उनके दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। वो रिलेशन होता है कि 1 ओवर e² प्लस 1 ओवर e² इक्वल टू 1। अगर एक हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी e है, दूसरे की e डैश है, तो इनमें ये रिलेशन होल्ड करेगा। अगर आपको कोई एक गिवन हो तो दूसरी एसेंट्रिसिटी आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं, जिसमें वो कहता है इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला। बहुत आसान तरीका है असिम्पटोट की इक्वेशन फाइंड करने का। असिम्पटोट एक ऐसी बाउंड्री लाइन होती है जो इन्फिनिटी पे जाकर इसके क्लोज हो जाती है कर्व के, लेकिन इसको क्रॉस नहीं करती। तो तभी हम इसको फाइंड करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि आप 1 को 0 से रिप्लेस कर देते हैं। जब आप 1 को 0 रिप्लेस करेंगे तो यहां पर आपके पास इजीली दो लाइंस आ जाएंगी, x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² 0 के बराबर होगा, और जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यूज आ जाती हैं प्लस माइनस b ओवर ax। तो ये जो दो लाइंस हैं स्टूडेंट्स, ये इसके असिम्पटोट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स जब हमने इसके सारे एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर दिया, अब हम ये जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इक्वल टू 1, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 हैं, इसके फोकाई प्लस माइनस c,0 हैं, इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस a,0 हैं, इसका को वर्टिसेस 0, प्लस माइनस b होगा। ट्रांसवर्स एक्सिस इसमें x एक्सिस है जिसकी इक्वेशन y इक्वल टू 0 है। कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो y एक्सिस है जिसकी इक्वेशन x इक्वल टू 0 है। फर्दर हमने ये पढ़ा कि दोनों फोकाई के दरमियान डिस्टेंस 2c है, दोनों को वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 2a है, और जो दोनों को वर्टिसेस हैं उनका दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2b को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो इसके लेटेस्ट रेक्टेंगल उसकी लेंथ 2b² ओवर a होगी, इसकी एसेंट्रिसिटी e c ओवर a के इक्वल होती है, दैट विल ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का भी केस हमने पढ़ लिया कि b a के बराबर होगा, और अगर b a के बराबर हो तो उसकी एसेंट्रिसिटी फिक्स नंबर √2 आता है, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1। और फाइनली हमने कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी पढ़ा कि अगर हाइपरबोला की इक्वेशन के राइट साइड पे लिखे हुए 1 को हम -1 से रिप्लेस कर देते हैं तो जो इक्वेशन बनती है वो उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है, और इन दोनों की एसेंट्रिसिटीज के दरमियान जो रिलेशन है वो 1 ओवर e² प्लस 1 ओवर e' इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह से अगर हम वर्टिकल हाइपरबोला की बात करें तो अकॉर्डिंगली उसमें चेंज आएगी। अगर आप वेरिएबल रिप्लेस कर दीजिए x को y और y को x से, तो ये वर्टिकल हाइपरबोला बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर फोकाई के कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस c,0 थे तो वर्टिकल हाइपरबोला के लिए कोऑर्डिनेट 0, प्लस माइनस c बन जाएंगे। यहाँ वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स अगर प्लस माइनस a,0 थे तो वर्टिकल हाइपरबोला के लिए जो वर्टिसेस होंगे वो 0, प्लस माइनस a बन जाएंगे। यही हम देखेंगे कि क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के लिए को वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट 0, प्लस माइनस b थे, तो जब ये वर्टिकल हो जाएगा तो वो प्लस माइनस b,0 हो जाएंगे। बहरहाल इसी के अकॉर्डिंग आप इसका टेबल जो है वो याद करेंगे, और जो भी सवाल पूछा जाएगा उस टेबल की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए आप उसके आंसर को एवेल्युएट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अगले टॉपिक पर, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हाइपरबोला या किसी भी कॉनिक की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पर। स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए अगर हमें कोई भी कॉनिक गिवन हो और उसके पॉइंट x1, y1 जो उस कॉनिक पे लाई कर रहा हो, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना चाहें तो ये रिप्लेसमेंट्स करके हम डायरेक्ट उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये टेक्निक वैलिड तब होगी जब वो गिवन पॉइंट उस गिवन कॉनिक पर लाई कर रहा हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारी इक्वेशन में जो x² आ रहा है उसको x1 से रिप्लेस कर देंगे, y² को हम y1 से रिप्लेस कर देते हैं, x जो है उसको x प्लस x1 ओवर 2 से रिप्लेस किया जाता है, और y को रिप्लेस किया जाता है y प्लस y1 ओवर 2 से। और अगर हमारी इक्वेशन में xy आ रहा होता है तो इसको हम 1/2 टाइम्स xy1 प्लस x1y से रिप्लेस करते हैं। एक और टॉपिक देखिए कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करनी हो किसी पॉइंट x1, y1 पर, तो उसके लिए फॉर्मूला हम क्या इस्तेमाल करते हैं,
टेंजेंट के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, आपको पॉइंट गिवन होगा और कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, आप उस कर्व का डेरिवेटिव लेंगे और पॉइंट पुट कर देंगे तो स्लोप आ जाएगी, और ये पॉइंट स्लोप फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स जो आपने स्लोप निकाली होगी x माइनस x1 कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। और अगर आप इसकी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हैं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाती है। अब हमने ये दो केसेस पढ़े स्टूडेंट्स, इन दोनों केसेस में लाजमी है कि जो पॉइंट है वो उसके ऊपर लाई कर रहा हो, और अगर पॉइंट लाई कर रहा होगा तो एग्जैक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए हम टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं, और अगर सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी हो तो फिर ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। अब हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एब्सिसा दिया हुआ था, तो पूरा कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू पुट करके हम y निकालते हैं। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 64 इक्वल टू 16y, और यहाँ से अगर आप ये देखें 64 इक्वल टू 16y से y की वैल्यू 4 के इक्वल आती है, और आपका जो कंप्लीट पॉइंट बनेगा वो 8,4 बनेगा। ये जब आपने कंप्लीट पॉइंट फाइंड कर लिया है, अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना था गिवन पैराबोला को, ताकि इसकी स्लोप निकाली जा सके नॉर्मल की। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x इक्वल टू 16y डैश आ जाएगा। y डैश जो कि इसके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वैल्यू x ओवर 8 आती है। अब हम इसमें पॉइंट पुट करेंगे, क्योंकि पॉइंट में x की वैल्यू 8 है, 8 पुट करने से इसकी स्लोप 1 आ गई। अब इसकी स्लोप 1 है और हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी थी, तो हम ये वाला फॉर्मूला पिक करेंगे। x1 और y1 की वैल्यूज पुट करते हैं, x1 की जगह 8 और y1 की जगह 4। तो देखिए y माइनस 4 इक्वल टू स्लोप, क्योंकि हमने -1 ओवर डेरिवेटिव की जो वैल्यू निकाली थी, जो स्लोप वो पुट करनी है, तो ये एक्सप्रेशन -1 के इक्वल आएगा, और यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा x माइनस 8। इसको ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर आया x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इसकी नॉर्मल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि नॉर्मल हमने फाइंड किया है जिस पॉइंट पर, तो ये नॉर्मल लाइन उस पॉइंट से पास कर रही होगी, तो ये पॉइंट पुट करके भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर तो टाई हो जाती है कोई 2 या 3 ऑप्शन में, फिर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा और स्लोप से वेरीफाई करेंगे। लेकिन अगर टाई नहीं होती तो बहुत शॉर्टली हमें हमारे करेक्ट आंसर का पता चल सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कॉनिक। ये कॉनिक गिवन है, इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। जब भी आप टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने लगें तो याद रखें कि सबसे पहले आप चेक करेंगे कि जो गिवन पॉइंट है वो कर्व पे लाई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो उस पे लाई नहीं कर रहा होगा तो जो हमारा मेथड होगा वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए। यहाँ पर आप अगर ये पॉइंट पुट करते हैं, मतलब x की जगह 8/3 और y की जगह 1, तो आप देखेंगे यहाँ 8/3 पुट करने से बनेगा 64/9 डिवाइडेड बाई 8, और यहाँ पे 1 पुट कीजिए तो ये बनेगा 1/9। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 8/9 बनता है। 8/9 प्लस 1/9 9/9 होता है, जो कि 1 के बराबर आ गया। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि हम ये डायरेक्ट टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ी है। इसमें हमें कहा गया था कि x स्क्वायर को आप x इंटू x1 लिखेंगे, तो आपने देखा x1 की जगह मैंने ये वाला पॉइंट पुट कर दिया, और y स्क्वायर को y इंटू y1 लिखेंगे और y1 की जगह मैंने ये पॉइंट पुट कर दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, ये 8 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा x/3 प्लस y/9 इक्वल टू 1। फर्दर मैंने इसका 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आया 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, जो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को वेरीफाई करने का भी तरीका है, ये पॉइंट इसको डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, और अगर आप डेरिवेटिव लेके स्लोप निकालते हैं तो स्लोप भी इसको वेरीफाई करेगी। बहरहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन्हीं टॉपिक्स को कंटिन्यू रखते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहां पर हम एक टॉपिक पढ़ने लगे हैं कि अगर एक लाइन गिवन हो y इक्वल टू mx प्लस c, और हम जानते हैं कि ये इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, जिसमें हमें स्लोप गिवन है m और y इंटरसेप्ट पता है जो कि c के बराबर है। ये लाइन जो हाइपरबोला है उसको टच करेगी या इंटरसेक्ट करेगी 2 पॉइंट्स पे, या मीट ही नहीं करेगी। ये एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हमने एक कंडीशन फाइंड की थी, और वो कंडीशन क्या थी कि अगर हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये लाइन इसको टच कर रही है, यानी इसके टेंजेंट लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सारे सवाल जिसमें हमें टेंजेंट लाइन की कंडीशन को चेक करना है या कोई वैल्यू निकालनी है अननोन की, तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को जरा एनालाइज करते हैं तो देखिए ये m और c की वैल्यू तो हमें इस लाइन से मिला करेगी। हमें जो लाइन गिवन होगी वहां से हम m की वैल्यू निकालेंगे और x का कॉफिशिएंट हमें m बता देगा, और जो बाकी कांस्टेंट कॉफिशिएंट होगा वो हमें y इंटरसेप्ट बता देगा।
इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हम इस हाइपरबोला से निकाला करेंगे। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद अगर इक्वालिटी होल्ड कर जाए तो हम कहेंगे कि ये जो लाइन है ये इसके टेंजेंट है, और अगर इसका आंसर नेगेटिव या पॉजिटिव आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम जवाब दे सकते हैं कि ये जो लाइन है ये इस हाइपरबोला को इंटरसेक्ट कर रही है या मीट ही नहीं कर रही। बहरहाल इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं जिसमें एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस सी इज टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इफ c इज इक्वल टू। अब वो कह रहा है कि वो क्या कंडीशन होगी कि ये लाइन जो है इसके टेंजेंट हो जाए। तो हाइपरबोला और लाइन के टेंजेंट होने के लिए हमने इस रिलेशन का इस्तेमाल करना है। तो इसमें से कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि देखिए कि इस लाइन में से m की वैल्यू हमें पता चल रही है 2 के बराबर है, तो m की जगह हमने लिख दिया 2 और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं m की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगी, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू c है, और a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों ही 2 के बराबर होंगे क्योंकि इसको आप नीचे लेकर आइए तो x स्क्वायर ओवर 2 माइनस y स्क्वायर ओवर 2 इक्वल टू 1। तो अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। c की वैल्यू c ही होगी क्योंकि c उसने अननोन रखा था तो c स्क्वायर बन गया, और a स्क्वायर की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 2 हमने निकाली थी वो यहाँ पुट करें तो 2 स्क्वायर माइनस, और b स्क्वायर की वैल्यू भी 2 है। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद स्टूडेंट्स 4 2 8 8 माइनस 2 6, तो इसका मतलब है c स्क्वायर की वैल्यू 6 आई, और c का जो आंसर है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 के बराबर आएगा। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पैराबोला का जिक्र किया जा रहा है, तो ये जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये पैराबोला का सवाल भी यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि मैं इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ हाइपरबोला के साथ कि कोई भी कॉनिक जब हम पढ़ते हैं और हमें कोई लाइन गिवन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, तो वो हम कंडीशन फाइंड कर सकते हैं कि लाइन उस कॉनिक के टेंजेंट है या इसको इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पे या मीट ही नहीं कर रही। उसके लिए जो रिलेशन बनेगा वो हमें याद करना है। पैराबोला की 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं, तो चारों स्टैंडर्ड फॉर्म्स के लिए जो रिलेशन बन रहा है उस पर हम बात करने लगे हैं। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो कहता है कि ये लाइन टेंजेंट होगी इस पैराबोला के अगर। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि अगर पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो इसकी जो कंडीशन होती है वो c इक्वल टू a ओवर m होती है। आपके पास m और c की वैल्यू तो लाइन से निकलेगी और a की वैल्यू आपके पास पैराबोला से आ जाएगी। ये वैल्यूज आप यहाँ पुट करेंगे, अगर ये इक्वालिटी होल्ड करती है तो हम कहते हैं ये जो लाइन की इक्वेशन है ये इसके टेंजेंट है। इसी तरह से ये जो पैराबोला लिखा हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, इसके लिए जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है मतलब कि ये लाइन किस कंडीशन पे इसको टच करेगी, तो वो कंडीशन बनती है c इक्वल टू माइनस a ओवर m। और फर्दर x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, इस पैराबोला के लिए जो कंडीशन है वो c इक्वल टू a m स्क्वायर है। और फाइनली x स्क्वायर इक्वल टू 4ay जो कि हमारे सवाल का पैराबोला था उसके लिए जो कंडीशन बनती है c इक्वल टू माइनस a m स्क्वायर है। स्टूडेंट टेंजेंट से रेलेवेंट सवाल एंटी टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कंडीशन से रेलेवेंट भी सवाल पूछा जा सकता है। आपने पैराबोला, सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला चारों कॉनिक्स के लिए लाइन y इक्वल टू mx प्लस c कब उनके टेंजेंट होती है वो रिलेशन याद करना है, और उस रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए उससे रेलेवेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। 2 कॉनिक्स इंटरसेक्ट एट मोस्ट, 2 कॉनिक्स जो है आप देखें इसकी जो मोस्ट जनरल फॉर्म हम आगे जाके भी पढ़ेंगे उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ रहा होता है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वजह से डिग्री दोनों की 2 है, इन दोनों की डिग्री 2 और 2 होगी, तो इसके मैक्सिमम 4 आंसर्स आ सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कोई आंसर ना आए। फॉर एग्जांपल ये जो सर्कल है और ये जो एलिप्स है ये मीट ही नहीं करे तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई होगा ही नहीं। और ये भी पॉसिबल है कि हम हाइपरबोला बनाएं और सर्कल बनाएं, ये 4 पॉइंट्स पे मीट कर जाएं, तो मैक्सिमम ये 4 पॉइंट्स पे ही मीट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एट द मोस्ट 4 पॉइंट्स। एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ वो कहता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक्स, ये 2 कॉनिक दिए गए, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। वैसे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का मेथड ये है कि दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाता है। तो y की वैल्यू आप निकाल के यहाँ पुट करके इनको सॉल्व करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम वेरिफिकेशन मेथड की तरफ जाएंगे। अगर आप ये पॉइंट पुट कीजिए फॉर एग्जांपल 0,1, तो x की जगह 0 पुट करें और y की जगह 1 इक्वालिटी होल्ड कर रही है, और यहाँ भी x की जगह 0 पुट करें और y की जगह 1 तो इक्वालिटी होल्ड कर रही है। लेकिन 0,1 एक और ऑप्शन में मौजूद है, इसका मतलब है हमें फर्दर चेक करना पड़ेगा अगले पॉइंट के साथ 2,5। अगर आप 2,5 पुट करते हैं तो देखिए 2 पुट करें तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो 5 इक्वल टू 5 आ गया। और यहाँ अगर आप 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे 2 पुट करके 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 4 5, तो देखें 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर को रिप्रेजेंट करेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इसकी जर्नल फॉर्म या मोस्ट जर्नल फॉर्म अगर गिवन हो तो हम कैसे एनालाइज करेंगे ये किस कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले जर्नल फॉर्म में बात करते हैं। जर्नल फॉर्म में एक्स वाई वाली टर्म नहीं होती, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और कांस्टेंट वाली टर्म्स होती हैं। तो अगर ये जनरल फॉर्म कंसीडर की जाए ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस इक्वल टू 0। तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की मदद से कि वो क्या कंडीशन है कि ये कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है, वो हमें पता चल जाए। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए जो कॉन्स्टेंट्स यूज किए गए हैं ये चेंज हो सकते हैं। हो सकता है कि g की जगह 2g यूज हो जाए या f/2 लिखा हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर देंगे। बहरहाल ये जो कंडीशन होती है ये a और b पे डिपेंड करती है, इन कॉन्स्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करेगी। अब ये सेकंड डिग्री इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशन है जो कि इसकी जनरल फॉर्म है, ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी अगर क्या हो। तो हम चारों पॉसिबल केसेस डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर a और b बराबर हो जाए, यानी कि दो नंबर्स बराबर हो, तो सर्कल के केस में दोनों नंबर्स बराबर होते हैं, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ये नंबर जो बराबर होंगे ये 0 नहीं होने चाहिए, वरना ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद बी ऑप्शन देखिए, इसमें वो कह रहा है a इज नॉट इक्वल टू b। अगर a और b आपस में बराबर नहीं है और इनके साइन सेम है, तो आप नोट कीजिए कि ये एलिप्स की इक्वेशन बनेगी, क्योंकि एलिप्स में x स्क्वायर ओवर समथिंग प्लस y स्क्वायर ओवर समथिंग आता है। तभी हम कह रहे हैं कि ये एलिप्स की इक्वेशन बनेगी। और एलिप्स की कंडीशन में क्या होता है कि a और b बराबर नहीं है और इन दोनों के साइन सेम होते हैं, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, क्योंकि दोनों के नेगेटिव होने से भी नेगेटिव कॉमन निकालेंगे और एलिप्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तभी इसको एक और अंदाज से लिखा गया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। ये दोनों पॉजिटिव हो तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, ये दोनों नेगेटिव हो तो तब भी इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और ये केस होगा जिसमें ये एलिप्स के क्राइटेरिया को पूरा कर रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट सी ऑप्शन में देखते हैं, वो कहते हैं अगर ए और बी बराबर ना हो और ए भी नेगेटिव हो, तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स कि अगर इनके साइंस अल्टरनेटिव हो, मसलन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आज भी हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें माइनस आता है बीच में, तो ये जो कंडीशन है ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। अल्टरनेटिव साइन का मतलब है जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर लेस देन 0 होगा। और लास्ट ऑप्शन में अगर a और b 0 कोई एक हो जाए, तो उस सूरत में आप ये देखेंगे कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अगर a को 0 पुट करें तो y की पावर 2 होगी और x लीनियर में चला जाएगा, तो ये भी पैराबोला होगा जो कि ओपन टू द राइट या लेफ्ट होगा। और इसी तरह से अगर आप b को 0 पुट करते हैं तो अदर पैराबोलास यहाँ से जनरेट हो जाएंगे। तो ये कंडीशंस आप लोग याद रखेंगे। a और b पर ये डिफरेंट कंडीशंस लगाने के बाद हम ये जज कर सकते हैं कि ये जो जनरल फॉर्म है कॉनिक की, ये किस कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अगले बोर्ड की तरफ चलेंगे और वहां पर मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ कॉनिक पे बात करेंगे और उसकी कंडीशंस देखेंगे कि हमें कैसे पता चल सकता है कि वो किस कॉनिक को जनरेट कर रही है। जी स्टूडेंट्स, मोस्ट जनरल फॉर्म में एक टर्म अपीयर होती है एक्स वाई वाली टर्म। किसी भी कॉनिक में अगर एक्स वाई वाली टर्म अपीयर हो रही हो तो इसका मतलब है कि वो कॉनिक जो है उसके एक्सिस रोटेट हुए हुए हैं। हमारा एक्स एक्सिस और उसका एक्स एक्सिस कोइंसिडेंट नहीं होंगे, सेम नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें रोटेशन हुई होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर हम इसको एनालाइज करना चाहते हैं तो वो एंगल फाइंड करते हैं जिस एंगल पे रोटेशन हुई है, और हमने जो टॉपिक पढ़ा है रोटेशन ऑफ एक्सिस, उसका इस्तेमाल करते हुए हम गिवन कॉनिक को स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। बहरहाल यहाँ पे इस फॉर्म की बात करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है ये मोस्ट जनरल फॉर्म कहलाती है क्योंकि इसमें एक्स वाई वाली टर्म अपीयर हो रही है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशंस पढ़ने लगे हैं कि ये कॉनिक जो है वो डिस्क्रिमिनेंट के इस्तेमाल से हमें कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकता है कि कौन सा कर्व जनरेट होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करके ए बी एच जी एफ और सी की वैल्यू निकाल लिया करेंगे। यानी जो कॉनिक हमें गिवन है वहां से हमने ये 6 अननोन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है और ये वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए हम चेक करेंगे कि क्या कॉनिक बन रहा है। पहला काम आप ये करेंगे कि आपने इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये दो स्ट्रेट लाइंस को जनरेट कर रहा है। इसको हम डी जनरेट कॉनिक भी कहते हैं। मैं दोबारा बता दूं कि आप इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब है कॉनिक डी जनरेट कर रहा है, और अगर वैल्यू 0 ना आई तो इसका मतलब ये होगा कि अब कोई कर्व बनेगा, या पैराबोला या सर्कल या एलिप्स या हाइपरबोला, और हम फर्दर चेक कर सकते हैं कि कौन सा कर्व बन रहा है। देखें एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया गया उसको पढ़ते हैं। वो हमें कह रहा है कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये डी जनरेट कॉनिक नहीं होगा, डेफिनेटली कोई एक कर्व बनेगा। फिर वो कहता है कि अच्छा ये बताइए कि जो मोस्ट जनरल फॉर्म है ये पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी। तो हम चारों ऑप्शंस की मदद से चारों पॉसिबल केसेस डिस्कस कर लेते हैं। याद रखें स्टूडेंट्स, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के बराबर हो तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। एच ए और बी मतलब जो सेकंड डिग्री टर्म्स हैं इनका इस्तेमाल करते हुए हम डिसाइड करते हैं कि क्या कर्व जनरेट हो रहा है। फर्स्ट डिग्री टर्म या 0 डिग्री टर्म जो कांस्टेंट है वो इसमें कोई रोल प्ले नहीं करती। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो सूरत में पैराबोला बनता है।
अगर ग्रेटर देन 0 आए तो हाइपरबोला बनेगा, अगर लेस देन 0 आए तो एलिप्स या सर्कल बनेगा, और अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो डेफिनेटली पैराबोला नहीं बनेगा, लेकिन लेस या ग्रेटर होने पर इनमें से कोई भी कर्व बन सकता है। हम इन तीनों पर बात कर रहे हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी पर पैराबोला, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 पर हाइपरबोला, और यहां पर स्टूडेंट्स एलिप्स और सर्कल। इसका ऐसे पता चलेगा कि जो हमें फॉर्म गिवन होगी, हम जानते हैं कि सर्कल में एक्स वाई वाली टर्म नहीं होती, तो अगर एक्स वाई वाली टर्म आ रही है तो इसका मतलब है वो सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। फर्दर हम ये भी जानते हैं कि सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होते हैं, तो यहां से भी हमें पता चल जाएगा कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं एक दफा फिर बता दूं कि फर्ज करें कि आपको मोस्ट जनरल फॉर्म में कोई इक्वेशन गिवन थी, आपने डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट किया, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, तो डिसाइड हो गया कि कोई ना कोई कॉनिक जनरेट होगा। आपने फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकाली और फर्ज करें ये वैल्यू नेगेटिव आई। अब हमें डिसाइड करना है कि सर्कल बन रहा है या एलिप्स बन रहा है, तो आप उस इक्वेशन को एनालाइज करेंगे कि उसमें एक्स वाली टर्म तो नहीं है। अगर उसमें एक्स वाई वाली टर्म नहीं है और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट्स भी सेम आ रहे हैं, तो आप कह देंगे सर्कल है, अदरवाइज ये एलिप्स बन रहा होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है कि इन ऑर्डर टू रिमूव द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स वाई फ्रॉम दिस इक्वेशन द एंगल थ्रू विच एक्सिस बी रोटेटेड इज। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो कर्व होता है उसमें एक्स वाई वाली टर्म आए तो इसका मतलब होता है कि वो कर्व रोटेट हुआ हुआ है। तो हम क्या करते हैं, अपने एक्सिस को रोटेट कर देते हैं एक एंगल पर। वो कौन सा एंगल है जिस पर हम अपने एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं, वो एंगल फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, और ये फॉर्मूला बनता है tan 2 थीटा इक्वल टू 2h ओवर a माइनस b। स्टूडेंट्स हमें यहां से a, b और h की वैल्यूज निकाल के पुट करनी है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट b होता है, और 2h की वैल्यू -6√3 हो जाएगी। ये 2h की जगह हमने -6√3 पुट किया, और इसके बाद a और b की जगह हमने वैल्यू 7 और 13 पुट की। ये फॉर्मूला में पुट करने के बाद देखिए 7 - 13 - 6 होगा, जिसके साथ कैंसिल होकर +√3 बनेगा। tan 2 थीटा की वैल्यू √3 आ गई, तो 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स √3 जो कि 60 डिग्री होता है ये आएगी, और थीटा की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। इसका मतलब है कि 30 डिग्री पे रोटेशन करने के बाद एक्स वाई वाली टर्म रिमूव हो जाएगी, और ये इसका आंसर आएगा। फॉर्मूला आपने याद रखना है, tan 2 थीटा इक्वल टू 2h ओवर a माइनस b। ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो एंगल फाइंड करने के लिए जिसकी रोटेशन करने के बाद वो कॉनिक स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यानी उसमें एक्स वाई वाली टर्म रिमूव हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर नंबर 35 ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।